जादुई उड़ने वाला रंगीन शेर और बदले की आग में जल रहे 3 बाघ और जालिम सांप। एक घना जंगल था। जंगल में बाघ और शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों जंगल में घूम रहे थे। दोस्त, चाहे खुशी हो चाहे गम, मौत हो या जिंदगी, हमारी दोस्ती यूं ही चलती रहे। यूं शेर और बाघ बातें कर रहे थे कि पीछे से एक सांप आकर बाघ को घायल कर देता है और ये देख शेर गुस्से से सांप की पूंछ को जोर से काट लेता है और उसके सर पर चढ़कर उसे अपने पंजे से मारने लगता है। सांप शेर को जमीन पर पटक देता है और वहां से भाग जाता है। शेर वापस घायल हुए बाघ के पास जाता है। बाघ काफी घायल हो गया था। दोस्त, मुझे नहीं लगता कि अब मैं और ज्यादा देर जिंदा रहूंगा। मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखना। दोस्त, ऐसे मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें जीना होगा। मैं तुम्हारी बीवी और बच्चे का ख्याल रखूंगा, तुम परेशान मत हो। शेर के ये कहते ही बाघ मर जाता है कि तभी वहाँ बाघ की पत्नी और बच्चे आते हैं। बाघिन शेर को देखकर रोने लगती है। अरे ओ जालिम शेर, तूने मेरे पति को मार डाला। नहीं, मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा। एक सांप के डसने की वजह से तुम्हारे पति की मौत हुई है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही मेरे पति को मारा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाघिन बहुत गुस्से में थी। वो शेर की बात सुनने की हालत में नहीं थी। ये देखकर शेर उदास हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते शेर एक जादुई गुफा में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो गुफा से बाहर आता है तो उसके शरीर पर पंख लगे हुए थे और वो एक रंगीन शेर में बदल चुका था। ये देख शेर खुद चौंक जाता है। ये क्या, मुझे पंख आ गए और मैं रंगीन शेर कैसे बन गया? मैं आसमान में उड़ भी सकता हूँ। यूँ वो खुश होकर आकाश में उड़ता हुआ अपने मन में सोचता है, बाघिन ने मुझे गलत समझ लिया। उसे सच बताना जरूरी है। वो सांप जहाँ कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढकर मार डालूंगा। मेरे दोस्त के बच्चों को मेरी जरूरत होगी। शेर ये सब सोच रहा था तो वहीं दूसरी ओर बाघिन अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम जब भी कभी बाहर जाओ तो संभल कर रहना। ठीक है माँ। ये कहकर बाघिन के बच्चे तालाब के पास जाते हैं और तालाब में खेलने लगते हैं कि तभी वहाँ एक मगरमच्छ आता है। मगरमच्छ को देखकर बच्चे डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। मगरमच्छ उनका पीछा करता है कि तभी वहाँ पंखों वाला शेर आता है और मगरमच्छ की पूंछ को पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए दूसरी ओर फेंक देता है और उन बच्चों को बचा लेता है। बच्चों, कैसे हो तुम लोग? कौन हो तुम? मैं तुम लोगों का शुभचिंतक हूँ। ये लो, इस टोकरी में तुम्हारे लिए कुछ भोजन रखा हुआ है। ये अपनी माँ के लिए भी ले जाना। मैं चलता हूँ। ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। बच्चे टोकरी लेकर बाघिन के पास आते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग बिना बताए कहाँ चले गए थे? और ये टोकरी में क्या है? ये टोकरी पंखों वाले शेर ने हमें दी। वो, और इतना ही नहीं, उस शेर ने हमें मगरमच्छ से भी बचाया माँ। क्या सच में? पंखों वाला शेर? ये तो बड़ी विचित्र बात है। इसके बाद वो उस टोकरी में रखा भोजन खा लेते हैं। कुछ दिन बाद बाघिन बच्चों को लेकर जंगल में घूम रही थी कि तभी वहाँ सांप उनका पीछा करता है। बाघिन बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते बाघिन अपने बच्चों को लेकर एक बड़े से पत्थर पर चढ़ जाती है, लेकिन सांप वो पत्थर पर नहीं चढ़ पाता। वो बार बार नीचे गिर जाता है। ये देख बाघिन और उसके बच्चे पास में ही पड़े एक बड़े से पत्थर को सांप पर फेंकते हैं। पत्थर लुढ़कते हुए सांप की ओर आ रहा था। ये देख सांप जैसे तैसे उस पत्थर से बच जाता है और कहता है, तुम तीनों के लिए यही अच्छा होगा कि तुम खुद ब खुद नीचे आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे पिता की तरह मार डालूंगा। सांप ये बोल ही रहा था कि वहाँ पंखों वाला शेर उड़ते हुए आता है और सांप पर हमला करता है। वो अपने दोनों पैरों से सांप को पकड़कर हवा में उड़ाते हुए ज़मीन पर गिरा देता है। सांप की पूंछ को पकड़कर गोल गोल घुमाता है और ज़मीन पर पटक देता है और एक बड़ा सा पत्थर लेकर सांप के ऊपर दे मारता है। सांप वहीं मर जाता है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने सोचा कि आपने मेरे पति को मारा था। मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, मुझे माफ़ कर दो। चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हें सच्चाई का पता चल गया। वैसे भला मैं क्यों अपने दोस्त को मारूंगा। चलो, जो होना था हो गया। आज के बाद तुम लोगों को जो भी सहायता चाहिए मुझे याद कर लेना। मैं ज़िंदगी भर तुम लोगों की सहायता करूंगा। ये कहकर पंखों वाला शेर उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना देखे किसी भी नतीजे पर नहीं आना चाहिए। बाघ का रहस्य, बेटा ही बना बाप का दुश्मन और खूनी गुफा। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल का राजा शेर खान अपने बेटे सिम्बा और पत्नी के साथ रहता था। शेर खान बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली था। उसके पास कई सारी जादुई शक्तियाँ थी। वो अपनी जादुई शक्तियों से बड़ी मुसीबत को भी पलक झपकते ही हरा देता था। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक बाघ रहता था जो शेर खान से बहुत नफरत करता था। वो जानता था कि शेर खान की शक्तियों के सामने वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। एक दिन सिम्बा अकेले जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर लकड़बग्घे पर पड़ती, जो तेजी से भागते हुए शेर खान की ओर जा रहा था। ये देख सिम्बा उसे रोकता है और कहता है, अरे लकड़बग्घे, क्या हुआ? क्यों तुम इतने परेशान हो? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे शेर खान से मिलना है। ये कहकर लकड़बग्घा वहां से भाग जाता है। लकड़बग्घे का बर्ताव सिम्बा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में आग बबूला होकर जोर से दहाड़ मारता है कि तभी वहां पास में खड़ा बाघ, जिसने लकड़बग्घे को सिम्बा के पास जानबूझकर भेजा था, वो आगे आता है और सिम्बा से कहता है, ये लकड़बग्घे ने अच्छा नहीं किया। आज लकड़बग्घा, कल कोई और। सब तुम्हें ही बेकार और निकम्मा समझेंगे। ये सुन सिम्बा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारता है। अरे दहाड़ मारने से कुछ नहीं होता। जो सच है वो तो सच है। जब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें वो जादुई शक्तियां नहीं देते जो उनके पास है, तुम कुछ नहीं कर सकते। यूं बाघ सिम्बा के मन में शेर खान के खिलाफ नफरत भर देता है। सिम्बा गुस्से से बिना कुछ सोचे समझे शेर खान के पास जाता है और कहता है, पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हो। इस जंगल की भागदौड़ संभालना आपके बस की बात नहीं। मेरी बात मानो और आप अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो, ताकि मैं न केवल इस जंगल पर बल्कि आसपास के जंगलों पर भी राज कर सकूं। शेर खान को सिम्बा के इरादे अच्छे नहीं लगते और वो कहता है, बेटा, ये शक्तियां मुझे जंगल पर राज करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि कमजोर और बेबस जानवरों की मदद करने के लिए मेरे पूर्वजों ने मुझे ये शक्तियां दी। अभी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें ये शक्तियां दी जाएं। यूं शेर खान सिम्बा को शक्तियां देने से मना कर देता है। सिम्बा गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन सिम्बा शेर खान को अकेला पाकर उस पर अचानक से हमला कर देता है। सिम्बा के अचानक हमले से शेर खान हक्का बक्का हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ करे, सिम्बा शेर खान को मार डालता है, ये सोचकर कि शेर खान के मरते ही उसे सारी शक्तियां मिल जाएंगी। पर ऐसा हुआ नहीं और ये देखकर अब सिम्बा घबरा रहा था। वो भाग जाता है। इधर जब शेरनी और बाकी जानवरों को शेर खान की मौत की खबर मिलती है, तब वो सब चौंक जाते। शेरनी फूट फूट कर रो रही थी। तभी सिम्बा अनजान बनकर वहां आता है। बेटा सिम्बा, किसी ने तुम्हारे पिताजी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब हमारा क्या होगा? माँ, रो मत। जिस किसी ने भी पिताजी को मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सिम्बा नकली आंसू लिए अपनी माँ को हौसला देता। दिन बीत रहे थे। सिम्बा शेरनी और बाकी जानवरों के साथ अच्छे से पेश आ रहा था। जानवर भी धीरे धीरे शेर खान को भूलकर सिम्बा की तारीफ करने लगे। जंगल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक से जंगल में जानवर गायब होने लगे। इस बात को लेकर जानवर बहुत परेशान थे। अरे, हमारे कई जानवर दिखाई नहीं दे रहे। कहीं हमारे जंगल में कोई खूंखार जानवर तो नहीं घुस आया? अरे, खूंखार जानवर आता तो हमें जानवरों की हड्डियां तो दिखाई देती, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि जानवर एक एक करके जंगल छोड़कर जा रहे हैं। पर क्यों? हमारे जंगल में ऐसी कौन सी कमी है जो जानवर जंगल छोड़कर जा रहे हैं? यूं सारे जानवर परेशान हो रहे थे। और दूसरी ओर शेरनी सिम्बा से कहती है, अरे बेटा सिम्बा, तुम इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? माँ, कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम सो जाओ। ये कहकर सिम्बा वहां से चला जाता है। सिम्बा जंगल के बाहर एक गुफा में जाता है। और काफी देर बाद वापस अपनी गुफा में आता है। सिम्बा को उस गुफा में जाते और आते हुए कोई नहीं देखता और ना ही कोई उस गुफा के बारे में जानता था। सिम्बा हर रोज रात के अंधेरे में उस गुफा में जाता और आता था।
एक दिन शेरनी जंगल में घूम रही थी कि हथनी शेरनी से मिलकर जानवरों के बारे में बताती है। हाँ, मैंने भी इस पर गौर किया है। ये बड़ी ही गंभीर समस्या है। आज ही इसके बारे में मैं सिम्बा से बात करूंगी। वो तुरंत कोई ना कोई उपाय जरूर लेगा। ये कहकर शेरनी वहां से आगे बढ़ती है कि रास्ते में उसे सिम्बा नजर आता है। वो सिम्बा को रोकने की कोशिश करती है, पर सिम्बा शेरनी की आवाज नहीं सुन पाता और वो आगे निकल जाता है। शेरनी सिम्बा का पीछा करती है और वो देखती है कि सिम्बा एक गुफा में जा रहा है। ये देख शेरनी भी उसके पीछे पीछे उस गुफा में जाती है। शेरनी वहां के नज़ारे को देखकर चौंक जाती है। वहां जानवर मरे पड़े थे और बाघ मजे लेकर उन जानवरों को खा रहा था। ये देख शेरनी जोर से दहाड़ मारती। शेरनी की दहाड़ सुन बाघ और सिम्बा चौंक जाते। सिम्बा, ये सब क्या है? माँ, मुझे पिताजी की जादुई शक्तियाँ हासिल करनी है और ये तभी मुमकिन है जब मैं इस रहस्यमय गुफा को जानवरों की बलि दूं। सिम्बा, लगता है तुम पागल हो गए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम मासूम जानवरों को यूं मारोगे। शेरनी बाघ की ओर देखते हुए कहती है, लगता है ये सब इस बाघ का किया धरा है। इसी ने तुम्हें भड़काया होगा। बाघ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मैं तुम्हारे बेटे की गलतियों पर पर्दा डाल रहा हूँ और तुम हो कि मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। तुम्हारे बेटे ने जादुई शक्तियाँ पाने के लिए अपने ही पिता को मार डाला। ये सुनकर शेरनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। सिम्बा, कह दो कि ये सब झूठ है। तुम अपने पिता का कत्ल नहीं कर सकते। सिम्बा शेरनी को सारी सच्चाई बताता है। सिम्बा और शेरनी बातें कर ही रहे थे कि बाघ मौका देखकर उन दोनों पर हमला करता और उन्हें घायल कर देता। वो दोनों इतने घायल हो गए थे कि उठ भी नहीं पा रहे थे। ये देख बाघ खुश हो जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोगों को मारना इतना आसान होगा। अरे ओ बेवकूफ सिम्बा, मैंने तुझे इस्तेमाल किया तेरे पिता को मारने के लिए और तू मेरी बातों में आकर अपने ही पिता को मार बैठा। मैंने जादुई शक्तियों का बहाना बनाकर तुझसे जानवरों की बलि मांगी ताकि मुझे बैठे बिठाए भोजन मिल जाए। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो एकदम से दहाड़ मारते हुए उठता और बाघ पर हमला कर उसे मार डालता। बाघ के मरते ही सिम्बा अपनी माँ से माफी मांगता है। शेरनी भी सिम्बा को माफ कर देती। सिम्बा जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा और एक अच्छा बेटा होने का कर्तव्य निभाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कहीं सुनी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेर के बच्चे की चोरी। और भालू ने किया शेर के बच्चे के साथ मस्ती। जंगल के राजा शेर खान के 2 बच्चे थे, शेरू और रीमा। दोनों बड़े ही नटखट थे। हमेशा जंगल में कोई ना कोई उधम मचाते रहते थे। शेर खान और शेरनी इन दोनों की हरकतों से बहुत परेशान थी। एक दिन शेरू और रीमा बंदर से आम छीनकर भाग रहे थे। पानी पानी, अरे वाह तालाब, चलो भैया ठंडे ठंडे पानी में नहा कर आते हैं। अरे वाह तालाब, अरे वाह, ठंडे ठंडे पानी में तो बड़ा सुकून मिल रहा है। अरे ये पानी में पिचकारी कौन मार रहा है? बाप रे, मगरमच्छ, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें। अरे तेरी तो, ये तो हमारे सर पर उछल कूद करने लगे। भैया ये तो हमारे साथ खेल रहे हैं। चलो दोस्तों, हमें अपनी सवारी कराओ। वाह, मगरमच्छ की सवारी करने में तो बड़ा मजा आ रहा है। माँ चलो, हम सब आम खाते हैं। अरे रुको रुको, वो आम तो हमारे। भुक्कड़ कहे के हमारे सारे आम खा लिए इन्होंने। मगरमच्छ के पिल्ले, आज तू नहीं बचेगा। मम्मी मम्मी बचाओ। क्या हुआ बच्चों,
क्या हुआ? इन्होंने हमें डराया। क्या? अब तुम्हारी खैर नहीं पिद्दियों। अरे बाप रे, इन चिरकुटों ने तो हमें फंसा दिया। दोबारा देख मत जाना इधर। आहा, इतनी गर्मी में भी इसने ठंडा ठंडा कूल कूल कर दिया। किसने तोड़ा मेरा पंखा? अरे शेर के बच्चे, तूने मेरा पंखा तोड़ा, देखो। भाई रुक जा, मगरमच्छ भाग गया होगा। हो, भागो भागो। तुम्हारी वजह से मेरा पंखा टूट गया। आज मैं तुम्हें पकड़कर खा जाऊंगा। जल्दी कर भाई, पेड़ पर चढ़ जा जल्दी। अरे शेर के बच्चे, तुम पेड़ पर चढ़कर भी मुझसे नहीं बच पाओगे। भैया कुछ सोचो, वरना इस मोटू के हाथ लगे बदबूदार भालू तो पक्का मारे जाएंगे। आइडिया बहन, आम तोड़कर मारते ऐसे। ये बंद करो। ओए मम्मी, मुझे मारना बंद करो। ओ, भाग जाता हूँ यहाँ से। हाँ, भालू से तो बच गए। तुम्हें खाए बिना कैसे भाग जाओ? छोड़, अरे छोड़ बदबूदार भालू, जल्दी छोड़ मुझे। अरे कितनी बदबू आ रही है। छोड़ो हमें, छोड़ो, जाने दो। अब हम यहाँ तुम्हारी तंदूर बना देंगे और खा जाएंगे। मम्मी पापा बहुत जल रहा है, कृपया हमारी मदद करें। क्या कोई है जो हमारी बात सुन सकता है? मम्मी पापा बहुत जल रहा है। ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है। अरे ये क्या, बच्चे तो बहुत बड़े खतरे में है। ये क्या, इस भालू की ये मजाल कि ये मेरे बच्चों को तंदूर बनाकर खाना चाहता है। अरे ओ गोल मटोल सड़े हुए गंदे बदबूदार भालू, तेरी ये मजाल कि तूने मेरे बच्चों को तंदूर बनाना चाहा। तेरी ये मजाल कि तूने मुझे बदबूदार कहा। ये ले। ओए माँ, अरे मर गया रे। इन दोनों शैतान बच्चों के चक्कर में मैंने आज अपने पिछवाड़े की बैंड बजवा ली। अरे ओ नालायकों, हमेशा कोई ना कोई हरकतें करते रहते हो। तुम लोगों की हरकतों से तो मैं तंग आ चुका हूँ। जरूर एक दिन बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। चलो अब घर। दोस्त से गद्दारी, बंदर और मगरमच्छ की कहानी। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा तालाब था। तालाब के किनारे एक सेब का पेड़ था, जिस पर चिंटू नाम का बंदर रहता था। चिंटू बड़ा ही नटखट था, पर दिल का बहुत अच्छा था। चिंटू का एक दोस्त था मगरमच्छ, जो इसी तालाब में रहता था। चिंटू और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। मगरमच्छ रोज चिंटू से मिलने तालाब के किनारे आता था। दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते थे। चिंटू रोज मगरमच्छ को मीठे मीठे सेब भी खिलाता था। अरे दोस्त, तेरी बातें कितनी मीठी है। मेरा तो मन करता है दिन भर तेरी बातें सुनता रहूं। ठीक है तो सुन ना। कौन कहता है तू यहाँ से जा? मैं तो नहीं कहता। तुझे क्या, तेरी तो शादी नहीं हुई। शादी हुई होती तो पता चलता कि घर देरी से जाने का क्या अंजाम होता है। यूं वो दोनों बातें करते हुए हंस रहे थे कि तभी वहाँ एक खरगोश पानी पीने आता है और गलती से तालाब में गिर जाता है। अरे कोई बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। दोस्त वो देखो, खरगोश पानी में डूब रहा है, उसकी मदद करो। मगरमच्छ तुरंत जाकर खरगोश की मदद करता है और उसे किनारे छोड़ देता है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। तुम लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा और वक्त आने पर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वैसे तुम दोनों वही दोस्त हो ना जिनकी दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में मशहूर है। तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो खरगोश वहाँ से चला जाता है। मगरमच्छ और बंदर भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मगरमच्छ चिंटू से मिलने तालाब के पास आता है, पर चिंटू पेड़ पर नहीं था। अरे ये चिंटू कहाँ चला गया?
चलो कोई बात नहीं, लगता है किसी काम में जंगल में ही फंस गया। थोड़ी देर यहीं उसका इंतजार कर लेता हूँ। मगरमच्छ चिंटू का इंतजार कर रहा था कि तभी वहाँ कुछ शिकारी आते हैं और वो मगरमच्छ को देखकर उसे पिंजरे में कैद कर लेते हैं। मगरमच्छ मदद के लिए चिल्ला रहा था, चिंटू कहाँ हो, मेरी मदद करो चिंटू। कि तभी उधर से गुजर रहा खरगोश देख लेता है और वो भागते हुए जाकर चिंटू को सारी बात बताता है। ये सुनकर चिंटू परेशान हो जाता है और वो भागते हुए जाता है हाथी से मदद मांगता है। हाथी चिंटू से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर मगरमच्छ को बचा लेंगे। ये कहकर हाथी अपने झुंड को लेकर जाते मगरमच्छ के पास पहुंच जाते और मगरमच्छ के पिंजरे को वहीं छोड़कर भाग जाते। चिंटू पिंजरे को खोल देता है, मगरमच्छ आजाद हो जाता है। चिंटू और मगरमच्छ हाथी और खरगोश का धन्यवाद करते हैं। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं तो एक पल के लिए ये सोच बैठा कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा नहीं कहते दोस्त, भगवान ना करे ऐसा कोई भी दिन आए। दोनों अपने अपने घर चले जाते। अगले दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी को लेकर तालाब के किनारे आता है और अपनी पत्नी को चिंटू से मिलाता है। मगरमच्छ की पत्नी चिंटू का धन्यवाद करती है। चिंटू उसे कुछ सेब देता है, उसे वो सेब बहुत पसंद आते हैं और उस दिन से वो रोज अपने पति के साथ चिंटू से मिलने के बहाने सेब खाने आ जाती थी। यूं कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ से बड़े ही प्यार से कहती है, सुनिए, चिंटू रोज वो मीठे मीठे सेब खाता है, तो सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे चिंटू का दिल खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप कुछ भी करके उसे ले आओ। मगरमच्छ अपनी पत्नी की मीठी मीठी बातों में आ जाता है और चिंटू के पास उदास चेहरा लेकर जाता है। मगरमच्छ को उदास देख चिंटू कहता है, अरे दोस्त, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? और तुम्हारी पत्नी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? मगरमच्छ नकली आंसू के साथ कहता है, अरे दोस्त, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य ने कहा है कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। मैं यहाँ उसके लिए सेब लेने आया हूँ। अरे दोस्त, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी से मिलने आऊंगा। ये बोलकर चिंटू कुछ सेब लेकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। जब वो दोनों तालाब के बीचों बीच जाते हैं तो मगरमच्छ ने बातों ही बातों में अपनी पत्नी की इच्छा चिंटू को बता दी। ये सुनते ही चिंटू के तो होश ही उड़ गए। वो एक पल के लिए सोचता है और फिर मगरमच्छ से कहता है, अरे अरे यार, तुम भी ना हमेशा आधी अधूरी बातें ही करते रहते हो। तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारी पत्नी को मेरा दिल चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरे दोस्त, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अपना दिल पेड़ पर ही रखता हूँ? और ये बात मैंने तुम्हें कई बार बताई थी, शायद तुम भूल गए होगे। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे वापस ले चलो, मैं पेड़ पर से वो दिल लेकर आता हूँ। ये सुनकर मगरमच्छ तुरंत चिंटू को वापस किनारे पर लाता है। चिंटू झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है, अरे पागल, बिना दिल के कोई जिंदा रह सकता है क्या? वैसे तू अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे ही मारने चला था। भूल जा हमारी दोस्ती, भाड़ में जा। ये सुनकर मगरमच्छ उदास हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो चिंटू से माफी मांगता है। तब चिंटू कहता है, अरे ओ मूर्ख, अगर आईने में एक बार दरार पड़ जाए तो उसे जोड़ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, समझा? अब हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। रंगीन शेर और जंगल का राजा शेर। एक बार की बात है, जंगल का राजा एक सफेद शेर था। उस जंगल के सारे जानवर शेर की बहुत इज्जत करते थे। उसी जंगल में वीरू नाम का एक और शेर था जो बड़ा ही डरपोक था। वीरू दिखने में तो शेर लगता था पर हरकतें चूहे जैसी थी। कोई भी जानवर उसे देखकर डरता नहीं था। एक दिन वीरू जंगल में घूम रहा था कि रास्ते में बाघ और लोमड़ी की नजर वीरू पर पड़ती है। बाघ वीरू को रोकते हुए कहता है, अरे ओ वीरू जी, कहाँ जा रहे हो? बाघ जी, मैं अरे चुप कर। अरे तू एक शेर है तो बाघ की तरह मैं क्या कर रहा है? बाघ और लोमड़ी ये कहकर हंसने लगते। वीरू उदास होकर वहां से निकल जाता है और अपने मन में सोचता है, इन लोगों की ये मजाक कि मेरा मजाक उड़ाए।
देखना एक ना एक दिन मैं इस जंगल का राजा बनूंगा और इन सबको मेरा गुलाम बनाऊंगा। ये सोचते हुए वो अपनी ही धुन में जा रहा था कि रास्ते में कुछ लकड़बग्घों की नजर वीरू पर पड़ती है। अरे वो देखो, शेर अकेला आ रहा है, चलो चलकर उसका शिकार करते हैं। और ऐसा कहकर सारे लकड़बग्घे वीरू की तरफ बढ़ते। लकड़बग्घों को अपनी ओर आता देख वीरू डर जाता है। अरे मुझे छोड़ दो और कोई दूसरा शिकार ढूंढ लो। आई अम्मा, मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं, बहुत भूख लग रही है, भाग भी नहीं पा रहा हूँ, कम वक्त तो मुझे छोड़ दो। और वहां से भागने लगता है। लकड़बग्घे वीरू के पीछे पड़ जाते। वीरू भागते भागते हड़बड़ाहट में एक गड्ढे में गिर जाता है। लकड़बग्घे वीरू को ना पाकर वहां से चले जाते। वो जैसे तैसे गड्ढे से बाहर आता है। वहीं दूसरी ओर जिस गड्ढे में वीरू गिरा था, उस गड्ढे में रंगीन पानी था, जिसकी वजह से वीरू एक रंगीन शेर में बदल जाता है। पर इस बात का पता वीरू को भी नहीं था। अरे बाप रे, जान बची तो लाखों पाए। आज तो मेरी किस्मत ही अच्छी थी जो बच गया, नहीं तो इन लकड़बग्घों का भोजन बन जाता। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में एक हिरन उसके सामने आती और वो वीरू को देखकर डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगती। अरे भागो भागो, जंगल में नया शेर आया है। वीरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हिरन क्या कह रही है। वो आगे बढ़ता है। ये देख वीरू मन ही मन खुश हो रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। जब ये बात जंगल के राजा शेर को पता चलती है तो वो वीरू को देखने उसके पास आता है। वीरू को देखकर वो अपने मन में सोचता है, लगता है ये कोई मायावी शेर है। अगर मैं इससे पंगा लूंगा तो ये तो मेरी बेइज्जती कर देगा और मेरे ही जानवर मुझ पर हंसेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब शेर ये सब सोच रहा था, वहीं वीरू शेर को देखकर डर जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे महाराज, लगता है आज तो मैं गया। पहले वो लकड़बग्घे और अब ये महाराज, आज मेरी किस्मत बहुत ही खराब है। वीरू ये सोच ही रहा था कि शेर एकदम से वीरू को प्रणाम करता है और आगे आकर अपना सर झुका लेता है। हे मायावी शेर, प्रणाम। आपका मेरे जंगल में स्वागत है। लगता है आपको वन देवता ने यहाँ भेजा हमारी रक्षा के लिए। क्या मैं सच कह रहा हूँ? शेर के मुंह से ये सुनकर वीरू एकदम से चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है, यही मौका है, जंगल का राजा बनकर आराम करूंगा और इन सबको अपना गुलाम बना लूंगा। यूं सोचकर वीरू शेर से कहता है, सही कहा तुमने, मैं एक मायावी शेर हूँ। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम सबको मेरी सेवा करनी होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अरे नहीं नहीं महाराज, आज से आप ही हमारे जंगल के राजा हो और मेरे जानवर आपकी सेवा करेंगे। आपको कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। शेर वीरू को जंगल का राजा घोषित कर देता है। शेर और बाकी सारे जानवर वीरू की सेवा में लग जाते। वीरू के तो मजे चल रहे थे। वीरू बाघ और लोमड़ी को बुलाकर उनसे कहता है, देखो मुझे लगता है कि तुम लोग एक नंबर के आलसी हो गए। जाओ जाकर मेरे लिए अच्छा सा शिकार ढूंढ कर लाओ। पर हम बस कुछ देर पहले ही तो शिकार लेकर आए थे। मुझे वो पसंद नहीं आया, मुझे दूसरा शिकार चाहिए। बाघ और लोमड़ी वहां से चले जाते। अरे बाघ, मुझे लगता है कि ये शेर हमसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, इसकी हरकतें तो देखो। मैं इसकी सेवा करके थक गई हूँ। हाँ, पर हम और कर भी क्या सकते हैं? ये एक मायावी शेर है, अगर पंगा लिया ना तो जान से जाएंगे। बाघ और लोमड़ी वीरू के लिए शिकार ढूंढ कर लाते। वीरू की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो ये भी भूल गया था कि उसके शरीर पर रंग लगा हुआ है और वो जंगल में घूम रहा है कि उसकी नजर शेर पर पड़ती। वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। शेर को देख वीरू जोर से दहाड़ मारता है। वीरू की दहाड़ सुनकर शेर नींद से जाग जाता है। महाराज प्रणाम, कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारी ये मजाल कि तुम इस वक्त आराम कर रहे हो। जाओ जाकर मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाओ। पर महाराज, ये काम तो बाघ और लोमड़ी का है। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझसे बहस करो। शेर और वीरू को देखकर जानवर एक एक करके वहां इकट्ठे होते। शेर वीरू के गुस्से को देखकर डर जाता है। महाराज मैं अभी। इससे पहले कि शेर की बात पूरी हो, अचानक से बिजलियां खड़कने लगती हैं और जोरों की बारिश हो जाती है। बारिश की वजह से वीरू का सारा रंग निकल जाता है। ये देख शेर और बाकी जानवर चौंक जाते। अरे ओ वीरू, तेरी ये मजाल कि तूने मुझे धोखा दिया। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये कहकर शेर दहाड़ मारते हुए वीरू की ओर बढ़ता है। और ये देख वीरू, अरे बाप रे वीरू, तू तो गया काम से। भाग ले बेटा, नहीं तो आज तू पक्का महाराज का भोजन बन जाएगा।
ये कहकर वीरू वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के सामने एक ना एक दिन हार ही जाता है।